क्या? चलो स्टार्ट करें। राइट, तो आज हम लोग करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के कितने क्वेश्चंस करेंगे हम लोग? 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये 80% चांसेस है कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो अभी जो तुमने एग्जाम स्कूल में भी दी है उसमें भी यही क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे वो डीपीएस हो, गम हो, कोई हो, मैंने देख कर लिया वो 5 क्वेश्चन में से ही आया है। राइट, तो चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एम्प्लॉयमेंट में टोटल वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं? तो फर्स्ट है वो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। याद है वो टेबल जो मैंने नीचे देखो दिया हुआ है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, जिसके अंदर हम क्या कवर करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे रूरल अर्बन मेल फीमेल एंड रूरल वुमेन एंड अर्बन वुमेन। सेकंड है इनफॉर्मलाइजेशन, थर्ड है कैजुअलाइजेशन, फोर्थ है जॉबलेस ग्रोथ एंड फिफ्थ है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन में से पूछते हैं। क्या चीज क्लियर? सबसे पहली बात हम याद करेंगे व्हाट डू मीन बाय वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वर्कर? किसे हम वर्कर्स कहते हैं? किन्हें हम वर्कर कहेंगे? एनी इंडिविजुअल जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्कर। सो एनी इंडिविजुअल्स हु डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्कर्स। क्या चीज क्लियर? राइट, साथ साथ में नोट्स देखो। अच्छा, वर्कर्स के अंदर 2 जन है, कौन से वर्कर्स के अंदर बोलो? सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड और कौन सा है? नहीं, अच्छा सॉरी, ये इसके अंदर वो ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर्स। राइट, और तीसरे कौन है? टेम्पररी वर्कर्स। राइट, तो 3 टाइप के हैं, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक है पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर्स एंड एक है टेम्पररी। राइट, एनी पर्सन हु डज सम इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कर्स। क्या चीज क्लियर? अब सेकंड टॉपिक क्या था? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। अब ये वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या बोलता है? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो हमें ये बताएगा कि आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। क्या चीज क्लियर? राइट, सो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, नोट्स देखो, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 100। क्या चीज क्लियर? राइट, अब वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो हमें क्या दिखाता है? वो जो रेड लाइन में लिखा है मैंने, इट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ द वर्कर्स, कि भाई वर्कर्स की क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री में उसके बारे में बताता है। सर स्टेटस से कैसे पता चलता है वर्कर्स की कंडीशन? अगर वर्कर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा है, मतलब अगर एक कंट्री है जिसका वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 40% है और एक कंट्री है जिसका वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 60% है, कौन सी कंट्री बेटर है? 60% या 40? द आंसर इज 40%। क्यों? क्योंकि सर वो 40% हाई प्रोडक्टिव जॉब कर रहा है कंपेयर टू दैट 60%। राइट, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो तुम्हें तुम्हारा स्टेटस ऑफ जॉब क्या है उसके बारे में बताता है। क्या चीज क्लियर? राइट, तो अभी तक हमने क्या किया? व्हाट इज वर्कर, एंड सेकंड क्या किया हमने? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। अब आते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में है, दैट इज दिस टेबल। राइट, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हर एक जो 3 एनालिसिस हम करने वाले हैं, तीनों एनालिसिस कितने मार्क के लिए आ सकते हैं? 3-3 मार्क के लिए। क्या चीज क्लियर? अब वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो में सबसे पहला जो कंपैरिजन हम करेंगे वो कौन सा कंपैरिजन है? रूरल और अर्बन कंपैरिजन। एग्जाम में अगर पूछा रूरल और अर्बन कंपैरिजन तो पहले टेबल देके बताना है कि किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा है। टेबल देख के लग रहा है किसका पार्टिसिपेशन ज्यादा है? रूरल का है 39.9 और अर्बन का है 35.5। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है? रूरल एरियाज का। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिख रहा है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल एरिया इज मोर देन द पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट? अर्बन एरियाज। और उसका कारण क्या है कि सर रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा होने का कारण है कि वो कैसे टाइप का जॉब करते हैं? लो प्रोडक्टिव जॉब। क्यों लो प्रोडक्टिव? क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। और जब आप लो प्रोडक्टिव जॉब करोगे, तो ऑब्वियसली आपका वेजेस क्या होगा? कब होगा? और वेजेस कब होने की वजह से वहां हमेशा क्या ज्यादा होगी? पॉवर्टी ज्यादा होगी, और इसकी वजह से उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? रूरल एरियाज में लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए कैसा जॉब करते हैं? लो प्रोडक्टिव जॉब। और लो प्रोडक्टिव जॉब करने की वजह से क्या होता है? हायर पार्टिसिपेशन। क्या ये चीज क्लियर? वही अर्बन एरियाज में क्या है भाई? अर्बन एरियाज में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आप अपने राइट, सो देयर इज वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड राइट, और हम लोग को क्या ढूंढना है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट जॉब जो हमारे लिए सूटेबल हो। अगर आपके पास ऐसी ऑप्शंस है कि आपको अप्रोप्रिएट जॉब चूज करना हो, तो आप कैसा टाइप का जॉब कर रहे हो? हाई प्रोडक्टिव जॉब। और हाई प्रोडक्टिव जॉब कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पार्टिसिपेशन क्या होगा? कम। क्या ये चीज क्लियर? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो कंपैरिजन है वो है मेल और वुमेन। अच्छा, मेल और वुमेन का जो कंपैरिजन है उसके अंदर 2 पॉइंट्स याद रखना। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, डिस्करेज
और सेकेंड याद रखना अंडर एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, वुमेन वर्कर। सेकेंड पॉइंट क्या है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स। क्या चीज क्लियर, क्या चीज डिस्करेज करना, कि अगर मेल हाई प्रोडक्टिव जॉब करता हो, कैसा जॉब कर रहा हो, so men are able to do high income job, then they discourage female members to what, take up jobs। अच्छा उसके पहले देखो मैंने कितने पॉइंट में लिखा हुआ है, 3 पॉइंट में लिखा हुआ है ABC, 3 मार्क का इस तरह से प्रेजेंटेशन देना है। क्या चीज क्लियर, फर्स्ट क्या होता है कि भाई पार्टिसिपेशन किसका ज्यादा है, मेल का ज्यादा है या फीमेल का, तो तुम्हें दिख रहा है कि ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, मेल का। सेकेंड चीज तुमने लिखा क्यों सर, क्योंकि मेन जो है वो जब हाई इनकम जॉब करते हैं तो वो भाई डिस्करेज करते हैं वुमेन को कि आपको काम करने की क्या जरूरत है। और अगर और एक कारण क्या है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर। गाइस इसके अंदर तुम कुछ भी रीजंस मत लिखना कि गरीबी है, लो प्रोडक्टिव है, जिसका जो स्पेसिफिक आंसर है वही लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट डिस्करेज और दूसरा पॉइंट क्या, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स। अच्छा अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स मतलब क्या कि the number of workers in our countries are generally underestimated। मतलब वो वर्कर्स, वो वुमेन वर्कर्स जो कहाँ काम करते हैं, वो वुमेन वर्कर्स जो कहाँ काम करते हैं, फैमिली फार्म्स में, या फैमिली फार्म्स में काम करते हैं या हाउस होल्ड जॉब पे काम करते हैं विदाउट एनी पे, उन्हें हम वर्कर्स ट्रीट नहीं करते। और इसकी वजह से वर्कर्स की डेफिनेशन में वो लोग इंक्लूड नहीं होते। कौन लोग इंक्लूड नहीं होते, राइट, वो लोग जो कैसे काम करते हैं, हाउस वर्क या फैमिली फार्म्स, तो उन्हें कुछ पे नहीं किया जाता है फॉर सच वर्क, और उन्हें वर्कर्स ट्रीट नहीं करते, और इसकी वजह से वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो में उन्हें काउंट नहीं किया जाता। क्या है चीज क्लियर, 2 पॉइंट क्या है, एक तो डिस्करेज और दूसरा पॉइंट क्या है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स। क्या है चीज क्लियर। अच्छा तीसरे कंपैरिजन पे आते हैं। तीसरा कंपैरिजन क्या चीज का है, रूरल वुमेन। तीसरा कंपैरिजन है रूरल वुमेन एंड अर्बन वुमेन। अच्छा टेबल देखो, और टेबल से क्या पता चल रहा है ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, रूरल का कि अर्बन। रूरल वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, 24 पॉइंट समथिंग, और अर्बन का है 14.7। इसका मतलब क्या हुआ कि सर पॉवर्टी रूरल एरिया, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि रूरल में पार्टिसिपेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन ज्यादा होने का कारण क्या है, वही चीज लिखना है, लो प्रोडक्टिव जॉब एंड हायर पार्टिसिपेशन, राइट। वही चीज, वुमेन्स को बहुत जल्दी एजुकेशन छोड़ना पड़ता है, राइट, बिकॉज ऑफ फैमिली। उसकी वजह से ये लोग कैसा जॉब करते हैं, लो प्रोडक्टिव जॉब, और राइट, और इसकी वजह से उनका वेजेस भी लो होता है, और वेजेस लो होने की वजह से उनका पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है, हाई। अरे क्लियर, राइट। सो तो फर्स्ट कारण क्या लिखोगे, पॉवर्टी। पॉवर्टी की वजह से उन्हें क्या छोड़ना पड़ता है, अपनी पढ़ाई, दैट इज एजुकेशन, राइट। और फैमिली को कंट्रीब्यूट करने के लिए ये लोग कैसा जॉब करते हैं, लेस प्रोडक्टिव जॉब, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलता है, लो वेजेस, और जिसकी वजह से उनका हायर पार्टिसिपेशन होता है। क्या ये चीज क्लियर, क्या यहां तक समझ आया। वही अर्बन एरियाज में क्या हुआ, अर्बन एरियाज में आज भी वुमेन्स को अगर जॉब करना है तो इट इज गवर्न बाय फैमिली डिसीजन रादर देन इंडिविजुअल ओन डिसीजन। मतलब कि सर ये आज भी फैमिली डिसाइड करेगी कि वुमेन्स को जॉब करना है या नहीं करना है। तो गाइस पहला पॉइंट क्या लिखोगे, लो प्रोडक्टिव जॉब प्लस हायर पार्टिसिपेशन। एंड सेकेंड क्या है कि अर्बन एरियाज में जॉब का जो डिसीजन है वो किसका है, फैमिली का रादर देन इंडिविजुअल। तो हर एक का 2 पॉइंट्स और उसका एनालिसिस, हर एक के 3-3 पॉइंट बनते हैं। क्या ये चीज क्लियर 3 पॉइंट समझ आए हर एक के, क्लियर ये फर्स्ट पार्ट, ओके। ओके अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, जॉबलेस ग्रोथ, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा उसके पहले एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ, कि एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, समझ आ गया। एम्प्लॉयमेंट 2 टाइप की होती है, बताओ मुझे। एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरी कौन सी है, वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या है चीज क्लियर। अच्छा वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी 2 है, 2 क्या है बताओ, एक है रेगुलर और एक है कैजुअल।
तो टोटल इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितनी है 52%। और उसका कारण क्या है कि मेजॉरिटी लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर। क्या है चीज क्लियर? अब अगर अब रेगुलर और क्या कहते हैं कैजुअल की बात करें, राइट, सबसे पहले बात वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो खुद का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज नहीं करता, वो क्या करता है, अपनी लेबर स्किल्स को किसी और को यूज करने के लिए देता है। क्या चीज क्लियर? राइट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट भी दो टाइप की है, एक है रेगुलर और एक है कैजुअल। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड कैजुअल? हाँ बोल। राइट, सो कह रहे से रेगुलर पे उनकी रेगुलर पे होता है, मतलब पेमेंट कैसा होता है, मंथली बेसिस पे, और इनका कैसा होता है, डेली बेसिस पे। क्या ये चीज क्लियर, याद हो गया? राइट। सेकेंड, क्या कह रहे से रेगुलर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है और कैजुअल को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। थर्ड, रेगुलर वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी मिलती है, कैजुअल वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड। क्या ये चीज क्लियर? गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन भी किसको मिलता है, रेगुलर वर्कर्स को। क्या है ये चीज क्लियर? फॉर्मल नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और बाद में डिस्कस करते। चलो नेक्स्ट ग्राफ देखो, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का एक ग्राफ है, राइट। इस ग्राफ को ध्यान से देखना और इसके अंदर हमें टोटल कितने पॉइंट्स दिखते हैं, 4 पॉइंट्स, राइट। तो ये 4 पॉइंट से बनेगा। अब इस 4 पॉइंट को मैंने कैसे डिवाइड किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे पूछेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ दोस 5 क्वेश्चन। आप हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज जॉब लेस ग्रोथ, राइट। इस टेबल को एनालाइज करने को बोलेंगे, टोटल 4 मार्क का आ सकता है, 4 पॉइंट। पहला फेज जो आपको डिफाइन करना है, दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1991। सेकेंड फेज जो आपको डिफाइन करना है, दैट इज 1991 टू 2022। थर्ड जो आपको डिफाइन करना है, दैट इज व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ। एंड फोर्थ चीज जो आपको डिफाइन करना है, द रीजन फॉर व्हाट, फॉर जॉबलेस ग्रोथ। तो 4 चीजों में ये पूरा का पूरा आंसर है। अगर 1950 से 1990 ध्यान से देखो, 1950 से लेकर 1990 तक, ये पीरियड से पहले अगर आप देखोगे, जीडीपी ग्रो कर रहा था, राइट। जीडीपी देखो तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और हम लोग देखें तो एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो कर रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ कभी भी 2% से ज्यादा नहीं था, राइट। तो पहला फेज में क्या लिखोगे कि सर जीडीपी ग्रो कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो कर रहा था, पर एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ कभी भी किससे ज्यादा नहीं था, वॉज नेवर मोर देन 2%। क्या है ये चीज क्लियर, समझ आया? अच्छा, फिर नेक्स्ट फेज देखो, दैट इज आफ्टर 1950। सो इफ यू सी हियर, एम्प्लॉय जीडीपी ग्रो किया, हाँ या ना, पर एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं किया। और एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं किया, इसकी वजह से दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अरे क्लियर दिख रहा है तुम्हें ग्राफ पे ये चीज, राइट। सो इन द सेकेंड फेज द जीडीपी ग्रो किया, बट एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। और उसका कारण क्या है, जॉब लेस ग्रोथ। उसका कारण क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। अब व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? सर जॉबलेस ग्रोथ मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां जीडीपी ग्रो हो रही है पर प्रोपोर्शनेटली एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रहा, मतलब द जीडीपी इज इंक्रीजिंग विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन व्हाट, एम्प्लॉयमेंट। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? द रीजन इज किसके आ रहा हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी कैसी टेक्नोलॉजी प्रिफर करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव। और जब भी कोई कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी प्रिफर करेगा, ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट क्या होने वाली है, कम। तो ये है पूरे 4 पॉइंट्स। सबसे पहला फेज क्या है, 1950 से 1990। सेकेंड फेज है 1990 से 2022।
थर्ड फेज है व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ, एंड फोर्थ फेज है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जॉबलेस ग्रोथ। क्या ये पूरा 4 पॉइंट क्लियर हुआ? राइट अभी तक 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। सबसे पहला वाला वो वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, और सेकंड जो आपने अभी तक इंपॉर्टेंट किया वो कौन सा था? जॉबलेस ग्रोथ। क्या ये जॉबलेस ग्रोथ सबको याद हो गया? क्या ये चारों फेज याद हुए? पहला फेज क्या है 1950 से 1990, जिसके अंदर जीडीपी भी ग्रो कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो कर रहा था, पर एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ कभी भी 2% से ज्यादा नहीं था। 1991 से 2022 में जीडीपी ग्रो किया पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? जॉबलेस ग्रोथ। और जॉबलेस ग्रोथ की वजह से गैप जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, राइट। और व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? सर जीडीपी बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आई। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या प्रिफर करती है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और इसकी वजह से जीडीपी नहीं बढ़ा। क्या ये चीज क्लियर? चलो अब बात करते हैं कैजुअलाइजेशन, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैजुअलाइजेशन। सर कैजुअलाइजेशन क्या होता है? हमने 3 टाइप के एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर रेगुलर और कैजुअल, हमने ये पढ़ा था। अब अगर द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू व्हाट? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? कैजुअलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोसेस। सर ये प्रोसेस है जिससे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से कहा जा रहे हो? कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन। क्या ये चीज क्लियर? नाउ बताओ क्या कैजुअलाइजेशन एक अच्छी चीज है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा कैजुअल वर्कर्स होंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या ये चीज क्लियर? राइट। नाउ अब इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा था कि कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा था? तो क्या कारण है? तो सर पहली बात, रूरल एरियाज में मेजॉरिटी लोग किस में काम कर रहे थे? एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। क्यों काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में? नॉट बिकॉज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आउटपुट। सर इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इसलिए बिकॉज नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फैमिली का फार्म है, उसमें 1 हेक्टेयर लैंड में 100 केजी टोमेटो बनता है। अब अगर मैं भी उस लैंड में काम कर रहा हूं तो भी कितना बन रहा है? खाली 100 केजी। क्यों मैं फिर उस लैंड में काम कर रहा हूं? क्योंकि दूसरी नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा अर्बन एरिया में। मैं कहा जाऊंगा? तो पहले मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, राइट। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मैं एम्प्लॉयड तो हूं, दिख तो रहा हूं कि मैं एम्प्लॉयड हूं, पर मैं एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं, क्योंकि मैं आउटपुट को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो मैं अब कहा गया? अर्बन एरियाज में। अच्छा जब मैं अर्बन एरियाज में जाऊंगा, क्योंकि मैं अनस्किल्ड हूं, तो मुझे कैसी जॉब मिलेगी बताओ? कैजुअल जॉब्स मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली डेली बेसिस पे मिलेगी ना जॉब। मैं इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूं कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, और जिसकी वजह से क्या हुआ? कैजुअलाइजेशन बढ़ा। क्या ये चीज क्लियर? समझ आया? राइट। तो कैजुअलाइजेशन क्यों हुआ? कि इन रूरल एरियाज मेजॉरिटी लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे थे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये लोग आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज वहां नहीं है। तो अब इसके लिए फिर वो लोग कहां चले जाते हैं? राइट, अर्बन एरियाज। अच्छा अर्बन एरियाज में जाके क्या करेंगे? अर्बन एरियाज में उन्हें कैसी जॉब्स मिलेगी? कैजुअल जॉब। और इसकी वजह से क्या बढ़ रहा था? कैजुअलाइजेशन। क्या ये चीज क्लियर? समझ आया? पक्का? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज व्हाट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अच्छा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 10 से ज्यादा लोग काम करते हो, और इनफॉर्मल मतलब वो जिसके अंदर 10 से कम काम करते हो। ऑब्वियसली फॉर्मल मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, जो तुम्हारे रिटायरमेंट फंड है वहां कंट्रीब्यूशन मिलेगा। पर ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई देगा तुम लोग को? नहीं देगा, राइट। थर्ड, अच्छा लेबर लॉ भी किसको एप्लीकेबल होगा? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। और यहाँ लेबर लॉ भी एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सरकार की तरफ से भी आपको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है अगर आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो? इनफॉर्मल सेक्टर। फोर्थ क्या है कि सर यहाँ आप ट्रेड यूनियन बना सकते हो, यहाँ कोई भी ट्रेड यूनियन बना
नहीं सकते। अब सैड फैक्ट ये है कि आउट ऑफ द 100% वर्कफोर्स 94% वर्कफोर्स कहाँ काम करता है, इनफॉर्मल में, और खाली 6% लोग हैं जो किसके अंदर काम करते हैं, फॉर्मल में। एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाई इट इज बेटर टू वर्क इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रादर देन इनफॉर्मल, तो तुम क्या बोलोगे, अरे भाई फायदा है ना, पहला जॉब सिक्योरिटी मिलती है, दूसरा लेबर लॉस भी एप्लीकेबल है, थर्ड हम अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, फोर्थ हमारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, तो बढ़िया है फॉर्मल में काम करना, अच्छी, राइट। अच्छा एग्जाम में पूछे अगर इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है कि खराब, तो क्यों खराब बात है सर, अगर इनफॉर्मल बढ़ेगा तो बेचारे वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, उन्हें रेगुलर पेमेंट नहीं मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं बनेगा, ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, जॉब सिक्योरिटी नहीं हो सकती। तो वही के पॉइंट से मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूँ, अरे समझ आया, राइट। सिंपल भाषा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना वर्सेस छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, कैच इज क्लियर, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि सर इनफॉर्मलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, वाई इनफॉर्मलाइजेशन इज इंक्रीजिंग, क्यों हो रहा है इनफॉर्मलाइजेशन, राइट। इनफॉर्मलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर प्रपोर्शन ऑफ व्हाट, proportion of workforce in informal sector out of the total workforce is increasing, मतलब पहले 90% इनफॉर्मल में थे, अब 92 हो रहा है, फिर 94 हो रहा है, इसका मतलब इनफॉर्मल सेक्टर का प्रपोर्शन ज्यादा हो रहा है और फॉर्मल सेक्टर का प्रपोर्शन, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कैजुअलाइजेशन में वर्ड क्या था, प्रोसेस, और इधर वर्ड क्या है, प्रपोर्शन, कि भाई टोटल वर्कफोर्स का कितना प्रोपोर्शन इनफॉर्मल सेक्टर में है, उसे इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। एंड कैजुअलाइजेशन में क्या लिखा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड वेज टू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर टू कैजुअल, वेरी क्लियर। चलो रीजन क्या था, तो इंडिया में अगर इनफॉर्मलाइजेशन देखो कितना हो चुका है, 94% वर्कफोर्स इनफॉर्मल में काम करते हैं, खाली 6% वर्कफोर्स कहाँ काम करते हैं, और 473 बिलियन, 473 बिलियन मतलब 1 बिलियन मतलब 10 लाख होते हैं, तो 473 मतलब कितने हुए, मतलब 48 करोड़ समझ लो, अगर 48 करोड़ में सिर्फ 6%, 6% मतलब हुआ कि 3 करोड़, 3 करोड़ ही है जो फॉर्मल में काम करते हैं, बाकी 45 करोड़ लोग आज भी इनफॉर्मल में काम कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इनफॉर्मलाइजेशन, सर इकोनॉमी शिफ्ट हुआ फ्रॉम कंट्रोल टू मार्केट, ये क्या होता है सर, कंट्रोल्ड इकोनॉमी मतलब सरकार की इकोनॉमी, कंट्रोल्ड मार्केट मतलब मार्केट फोर्सेस की। अब अब क्या होता था, ध्यान से सुनना, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी में क्या होता था, जैसे कंट्रोल इकोनॉमी में पूरी इकोनॉमी में डिमांड है 1000 kg की, 1000 kg कपड़े की डिमांड है, और उसको कंप्लीट कौन करते थे, 10 ऑर्गेनाइजेशन, और हर ऑर्गेनाइजेशन कितना बनाएगी, ऑब्वियसली 100 kg, तो 10 ऑर्गेनाइजेशन थी, और 10 ऑर्गेनाइजेशन 10 से ज्यादा लोगों को रखती थी, क्योंकि पहली बात लेबर इंटेंसिव फॉलो होता था पहले, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में क्या फॉलो होता है, लेबर इंटेंसिव। वो जो 10 जन थे वो कितने बनाते थे, 1000, पर हर एक जन कितने लोग को हायर करते थे, 10 से ज्यादा, क्या चीज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है कि सर इसमें कभी ऐसा हो सकता था कि कोई एक सबका खा जाए मार्केट, नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि सर उस टाइम लाइसेंस राज था, और लाइसेंस राज में अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको सरकार से क्या लेना पड़ता था, परमिशन, और परमिशन देता नहीं था, क्योंकि उन्हें एसएसआई को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए ये 10 लोग रहते थे, तो 10 लोग के अंदर जो भी काम करते थे वो सारे के सारे किसके अंदर आते थे, फॉर्मल क्लियर। अब इकोनॉमी क्या हो गई, ओपन, अब इकोनॉमी क्या हो गई, ओपन। अब ओपन इकोनॉमी में क्या ये 10 लोग रह पाएंगे, नहीं, 10 लोग रह, अब कोई दो बड़े जायंट्स हो जाएंगे जो सारा का सारा 1000 kg सप्लाई कर देंगे। तो सर ये इतने बड़े क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी फॉलो किया, कैपिटल इंटेंसिव, अरे समझ आया। तो जो जितने बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वो चली गई बंद, तो उसके जितने भी एम्प्लॉयज है वो सब अब किस सेक्टर में काम करने लग रहे हैं, इनफॉर्मल, अरे क्लियर, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन तो बंद हो गई, और वो लोग जो है कौन से सेक्टर में काम करेंगे, अभी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कौन से सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल। अब तुम्हें इतना सारा नहीं लिखना है, तुम्हें इतना ही लिखना है कि इकोनॉमी शिफ्ट हुई फ्रॉम कंट्रोल टू विच काइंड ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, और मार्केट इकोनॉमी और इनफॉर्मलाइजेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कितने पॉइंट लिख रहे हैं, 2। First, economy shifted from control to market, and market economy and informalization are closely related to each other. Now, क्या गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिए इस चीज को इंप्रूव करने के लिए,
क्या गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिए? हैव गवर्नमेंट हैज टेकन एनी मेजर्स? एक सेकेंड. So what are the measures taken by the government to improve the informalization? तो सबसे पहली पॉइंट तो ये कहता है कि फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि पहली बात उन्होंने ये ध्यान दे दिया कि फॉर्मल सेक्टर हैज फेल्ड टू क्रिएट व्हाट? फेल्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. तो इसका मतलब हम फॉर्मल सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते. ये बड़ी बड़ी एंटरप्राइज पे हम डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि ये लोग इतनी जॉब क्रिएट नहीं करके देंगे. अब हम क्या करेंगे? इनफॉर्मल सेक्टर में क्या लाएंगे? मॉडर्नाइज. इनफॉर्मल सेक्टर को क्या करेंगे? कैसे मॉडर्नाइज करेंगे? उस सेक्टर में भी हम क्या प्रोवाइड कराएंगे? सोशल सिक्योरिटी. किसकी मदद से? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. दो पॉइंट कहा मैंने. पहला पॉइंट ये कहा, पहला मेजर्स ये लेके कि अब हम लोग फॉर्मल सेक्टर में हमने ये अज्यूम कर लिया कि फॉर्मल सेक्टर हैज फेल्ड कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे. राइट? तो ये बड़ी बड़ी कंपनी से नहीं हो पाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना. इसलिए अब हमने अपना फोकस शिफ्ट किया. हमने किसकी मदद मांगी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. और कहा कि अब अभी इनफॉर्मल सेक्टर को ही क्या करेंगे? मॉडर्नाइज. कैसे मॉडर्नाइज करेंगे? उन्हें सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी मतलब अगर कोई एम्प्लॉय इनफॉर्मल सेक्टर में भी काम कर रहा हो तो उसे भी क्या मिलेगा? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. गाइस ये टोटल मेरे कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट है. ये टोटल 6 मार्क का भी आ सकता है ये क्वेश्चन, 4 मार्क का भी आ सकता है. कैसे 6 पॉइंट है? रीजन के 2 पॉइंट, क्या रिफॉर्म्स लाएंगे उसके 2 पॉइंट्स करेक्ट, और डेफिनेशन का 1 पॉइंट और सिचुएशन का 1 पॉइंट. कितने पॉइंट्स है टोटल? 6. पहला क्या पॉइंट है भाई? इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वर्कफोर्स व्हिच इज मोर इन विच सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर्स आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स. सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे आउट ऑफ द 473 बाई 94% जो है वो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं. रीजन कितने? 2 क्या रीजन है? पहला रीजन ये है कि इकोनॉमी शिफ्ट हो गया फ्रॉम कंट्रोल्ड इकोनॉमी टू विच काइंड ऑफ इकोनॉमी? मार्केट. और मार्केट इकोनॉमी और इनफॉर्मलाइजेशन एक दूसरे से रिलेटेड है. 2 पॉइंट हो गया. अब क्या मेजर्स लेंगे इनफॉर्मलाइजेशन को ठीक करने के लिए? पहली बात हमने ये अग्री किया कि फॉर्मल सेक्टर हैज फेल्ड टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज. एंड सेकेंड पॉइंट, हम इनफॉर्मल में ही क्या लाएंगे? मॉडर्नाइज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. क्या ये चीज क्लियर? राइट? अब 4 इंपॉर्टेंट तो हमने कर लिए. आखिरी क्वेश्चन आ जाते हैं इस एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पे, और इसकी मैं कह रहा हूं इन 5 में से ही प्रोबेबिलिटी है सवाल आने की. घुमा फिरा के पूछेंगे पर यही कंटेंट लिखना है. क्लियर? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. भाई क्या क्या तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में? सबसे पहला क्या है? डिस्गाइज. सर डिस्गाइज हमने डिस्कस किया था. कौन से टॉपिक में डिस्कस किया था? कैजुअल. कहा था कि वो लोग जो एक्टिविटी करने के लिए जितने लोग की जरूरत है, it refers to state in which people who are engaged in work is more than what they are actually needed. फर्स्ट तो डिफाइन किया. डेफिनेशन क्या लिखा कि जितने चाहिए उससे ज्यादा है. सेकेंड, ये प्रॉब्लम अपेरेंटली दिखती है कि ये लोग एम्प्लॉयड है. ये लोग दिखते तो है कि ये लोग क्या है, पर उनका प्रोडक्टिविटी क्या है? 0. और ये ज्यादा कौन से सेक्टर में पाए जाते हैं? एग्रीकल्चर. क्या चीज क्लियर? सेकेंड इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? बहुत सिंपल है सर. सीजन, कुछ सीजन में काम करेंगे, कोई सीजन में काम नहीं करेंगे. राइट? सो इट अकर्स सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब कुछ सीजन ये लोग काम नहीं कर पाते, उसे अनएम्प्लॉयड बोलते हैं. जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं? एग्रीकल्चर. सर एग्रीकल्चर में 2 फेज होता है पोस्ट सोइंग, प्री हार्वेस्टिंग. ये फेज होता है, ये लिखा नहीं है सर. पोस्ट सोइंग और प्री हार्वेस्टिंग एक ऐसा फेज होता है जहां इन लोगों को काम करना पड़ता है पूरी लैंड पे, तो इस वक्त इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता. पर जब पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब एक बार हार्वेस्टिंग हो गई और जब तक सोइंग का स्टेज नहीं आ जाता, मतलब अगले साल का सोइंग का स्टेज, तब तक ये लोग क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड.
और ये लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो फिर ये लोग कहाँ चले जाते हैं, अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरियाज में इनको क्या मिलती है, जॉब, राइट। अब अर्बन एरियाज में मिले तो एम्प्लॉयड, नहीं मिले तो अनएम्प्लॉयड। अरे क्लियर, इस तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, सीजनल। अगर तुम देखोगे तो जब सीजन आने वाला है, अभी ये हार्वेस्टिंग का टाइम खत्म हो रहा है, अब उसके बाद जितने भी गन्ने वाले जूस वाले हैं वो आ जाएंगे, तुम्हें बहुत सारे गन्ने वाले दिखेंगे, क्यों, क्योंकि उनका काम प्री सीजन पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला काम हो गया। क्या चीज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को एक करेक्ट नाम क्या दिया जाता है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमने कहाँ डिस्कस किया था, एग्रीगेट डिमांड में। इनवॉलेंटरी मतलब क्या होता है, ऐसा सिचुएशन द पर्सन हु आर एबल टू वर्क, सेकेंड दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, क्यों नहीं मिल रहा काम, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडी, राइट। इसमें और डिस्गाइज में फर्क है, हाँ डिस्गाइज में तो पता ही है कि वो काम नहीं कर रहा है, पर इसमें तो लग रहा है कि हाँ कभी कभी तो काम कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर। एंड दैट्स इट गाइस, आज एम्प्लॉयमेंट के हमने 5 टॉपिक कंप्लीट किए। सबसे पहला किया था हमने सबसे पहला कौन सा किया था हमने, वर्कर्स के वो 3 फेज, राइट। फिर हमने किया था जॉबलेस ग्रोथ के 4 पॉइंट, अर्ली 1950, लेट 1950, व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ एंड द रीजन फॉर जॉबलेस ग्रोथ। फिर कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इन 5 में से ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्या चीज क्लियर।